हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैक मी। दोस्तों, लॉजिक गेट्स हमारे IIT JEE और नीट दोनों ही एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में विद इन सेकेंड बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जो आज की हमारी चर्चा है वो है बेसिक गेट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो चलिए आरंभ करते हैं। यहां पे मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारे इंग्लिश मैथमेटिशियन हैं जॉर्ज बोले। इन्होंने 1854 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ गेट्स डिजाइन किए थे। चूंकि 1854 में आपके ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन 1947-48 में विलियम शॉकले और उनकी टीम ने किया था। तो ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल ना होने के कारण इन्होंने वेन डायग्राम्स और स्विचेज की हेल्प से अपने स्टेटमेंट को प्रूव किया। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्विचेज जो आपकी होती हैं दोस्तों, स्विचेज का केवल दो ही आउटपुट पॉसिबल है, या तो स्विच ऑफ होगी, उसको इन्होंने लॉजिक 0 का नाम दिया, और अगर आपकी स्विच ऑन है तो उसको इन्होंने लॉजिक 1 का नाम दिया। तो चलिए सबसे पहले इन्होंने जो गेट डिजाइन किए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम गेट्स को क्लासीफाई करें तो ये आपके 3 टाइप के हैं। पहला आपका है बेसिक गेट, इसके भी 3 पार्ट हैं। बेसिक गेट में जो आपका पहला गेट है वो एंड गेट है, दूसरा नॉट गेट और गेट। और आपकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है क्या, यूनिवर्सल गेट। उसमें आपका नैंड गेट और नॉर गेट है। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है डेराइव्ड गेट्स की, जिसको हम लोग अदर लॉजिक गेट का नाम दिए हैं, डेराइव्ड गेट्स। डेराइव्ड गेट्स। तो क्योंकि आज की हमारी चर्चा बेसिक गेट्स पे है तो चलिए बेसिक गेट्स को 1 बाय 1 समझते हैं। बेसिक गेट्स में जो हमारा पहला गेट है वो है एंड गेट। ये आपके एंड गेट का सर्किट सिंबल है और आपके एंड गेट की जो आउटपुट की इक्वेशन होती है वो आप जानते हैं y = a × b। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, a एंड b। ये एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जैसा है। ओके, ये आपके एंड गेट की ट्रस्ट टेबल है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो एंड गेट का स्टेटमेंट है वो कहता है कि आपके एंड गेट का आउटपुट हाई तब होगा जब आपके दोनों इनपुट हाई हो। मतलब अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आपका आउटपुट 1 होगा, और अगर आपका एक भी इनपुट लो है, मतलब अगर आपका एक भी इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 0 होगा। ये हमारे एंड गेट का स्टेटमेंट्स हैं। ओके, चलिए ट्रस्ट टेबल से इन स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आपका आउटपुट लो होगा। लो मतलब लॉजिक 0। चलिए यहां देखते हैं, यहां पे आपका A 0 है, B भी 0 है, यहां पे दोनों इनपुट आपके 0 हैं, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर हम दूसरी साइकिल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका A है वो 0 है, B आपका 1 है, और आप जानते हैं 0 × 1 आपका 0 होता है। क्योंकि यहां पे एक इनपुट आपका 0 है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0। तीसरी साइकिल की बात करें तो आपका जो A है वो 1 है, B आपका 0 है। अगेन यहां पे एक इनपुट आपका लो है तो आपका आउटपुट क्या होगा, लो होगा। 1 × 0 आपका क्या होगा, 0 होगा। एंड गेट क्या बोलता है कि आपके अगर दोनों इनपुट हाई हुए या आपके सारे इनपुट हाई हुए तभी आपका आउटपुट हाई होगा। तो आपका ये चौथी साइकिल की बात करें तो यहाँ पे A भी 1 है और B भी 1 है। इस वजह से यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा 1 × 1 1 होगा, हाई होगा। तो ये आपके एंड गेट के स्टेटमेंट्स हैं और इसकी ये ट्रस्ट टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड गेट के टाइमिंग डायग्राम और उसके बेन डायग्राम्स की। तो सबसे पहले हम लोग टाइमिंग डायग्राम की बात कर लेते हैं। आप टाइमिंग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A और B आपके इनपुट हैं और y = a एंड b ये आपका आउटपुट है। एंड गेट क्या बोलता है कि आपका आउटपुट हाई तभी होगा जब सारे इनपुट क्या हो, हाई हो, और अगर आपका एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम पहली साइकिल की बात करें तो A आपका 0 है, B भी 0 है, तो आउटपुट आपको क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों ही लॉजिक क्या है आपके, 0 है। साइकिल 2 की बात करें तो A आपका 0 है, B आपका 1 है, लेकिन एक भी इनपुट के लो होने से आपका आउटपुट लो हो जाएगा, तो यहां पे जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। अगर हम बात करें तीसरी साइकिल की तो आप देख रहे हैं यहां पे A 1 है, B 0 है, B 0 है। यहां पे अगेन एक इनपुट 0 होने की वजह से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर हम बात करें चौथी साइकिल की तो चौथी साइकिल में आप देख पा रहे हैं कि A 1 है और B भी 1 है।
इस बार दोनों इनपुट आपके हाई हैं तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। ओके, तो यही आपके एंड गेट की ट्रस्ट टेबल भी है, आप जानते हैं इस बात को। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा सर्कल आपका है, ये वाला जो पूरा सर्कल है आपका, ये ए को दिखा रहा है। ओके, और ये वाला जो पूरा सर्कल है आपका, ये बी को दिखा रहा है। ओके, अगर दोनों ही इनपुट हाई होंगे तभी आपका आउटपुट हाई मिलेगा। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है पिंक वाला, ये रीजन ऐसा है जहां पे ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, यहां पे दोनों मौजूद हैं, इसीलिए इस यहां पे आपका जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने शेडेड रीजन बोला है। ये जो कॉमन रीजन है जहां पे ए और बी दोनों ही हाई हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम है आपके एंड गेट का। चलिए अब हम लोग एंड ऑपरेशंस थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो आपकी एंड ऑपरेशंस थ्योरम कहती हैं कि अगर आप ए को ए से लॉजिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ए ही आएगा। ओके, दूसरी थ्योरम आपकी बोलती है कि अगर ए में आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 में आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब हम तीसरी थ्योरम की बात करें तो तीसरी थ्योरम है कि अगर ए में आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ए ही आएगा। ये आप जानते हैं, ये सारे आपके लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम बात करें चौथी थ्योरम की तो ए में अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अभी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग नॉट गेट पढ़ने के बाद जान पाएंगे, बट आप जान लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब अगर ए आपका हाई है तो ए कॉम्प्लीमेंट लो हो जाएगा। या अगर हम ऐसे बात करें कि अगर ए आपका 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ए आपका अगर लो है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये एक तरीके से नॉट ऑपरेशन है जो आप नॉट गेट पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। तो यहां देख लीजिए, अगर आपका ए 0 हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और 0 × 1 क्या होना चाहिए, 0, जो कि आपकी चौथी थ्योरम में लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपकी एंड ऑपरेशंस थ्योरम है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की। आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 2 स्विचेस लगी हुई हैं और एक बल्ब है। दोस्तों आपकी बल्ब ग्लो तभी करेगी जब उसको आउटपुट हाई मिले, मतलब बल्ब से कोई करंट फ्लो हो। ओके, बल्ब ग्लोज इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 1। अगर आउटपुट आपका हाई होगा तभी आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। आप देख पा रहे हैं चूंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट में आप देख लीजिए जो आपकी स्विचेज हैं, जो आपकी एंड गेट है, आपके एंड गेट में जो आपकी स्विचेज हैं वो कैसे लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं। मतलब एक के बाद एक लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है। स्विचेस के बारे में एक चीज जो आप और जानते हैं वो ये है कि अगर आपने लॉजिक 0 दिया है, अगर लॉजिक 0 दिया है तो जो आपकी स्विच है वो कैसी होगी, ओपन होगी। ओके, और अगर आपने लॉजिक 1 दिया है, तो जो आपकी स्विच है वो कैसी होगी, वो क्लोज्ड हो जाएगी। ये दोनों बातें आपने पहले ही स्लाइड में देख ली थी। ओके, अगर आपने लॉजिक 0 दिया है तो स्विच ओपन होगी, अगर लॉजिक 1 दिया है तो स्विच आपकी क्लोज होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपके 2 इनपुट हैं ए और बी, और आपका जो आउटपुट है वो क्या है, वाई। ओके, अगर आपने ए को भी 0 दिया, बी को भी 0 दिया, मतलब आपने स्विच ए और स्विच बी दोनों को ओपन रखा है। अगर दोनों स्विच ओपन होंगी तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपकी सर्किट है ये कटी हुई है, आपकी जो करंट है इसमें फ्लो नहीं हो पाएगी, और अगर इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो जो आपकी बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगी। ओके, तो इस केस में जो आपका आउटपुट मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि बल्ब आपकी ग्लो करेगी तो y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर बल्ब ग्लो नहीं हो रही है, दैट मीन्स आउटपुट आपका 0 है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे साइकिल की। अगर हमने ए को 0 दिया लेकिन बी को 1 दे दिया, मतलब हमने बी वाली स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज, लेकिन ए वाली स्विच अभी भी ओपन है। अगर बी वाली स्विच को क्लोज भी कर दें तो आप देख रहे हैं अभी भी एक स्विच ओपन होने की वजह से आपका जो पाथ है अभी भी कटा हुआ है, तो आपके बल्ब से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। अगेन आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इसी चीज को अगर हम इन्वर्स कर दें, मतलब ए को हमने 1 दे दिया, बी को 0 दे दिया, मतलब हमने स्विच 1 को क्लोज कर दी लेकिन स्विच बी को ओपन रखा है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पाथ है वो कटा हुआ है, आपकी कोई भी करंट जो है बल्ब के थ्रू फ्लो नहीं होगी। अगेन आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं चौथी साइकिल की कि हमने ए को 1 दिया और बी को भी 1 दिया, मतलब हमने दोनों ही स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच ए और स्विच बी दोनों को हमने क्लोज कर दिया। अब स्विच क्लोज होते ही
अब दोनों स्विच क्लोज होते ही आपकी जो करंट है वो इस बल्ब वाले रास्ते से फ्लो हो जाएगी और इसके फ्लो होते ही आपकी जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगी। दैट मीन्स इस बार हमको आउटपुट हाई मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। तो यही हमारे एंड गेट की ट्रुथ टेबल भी है। आप जानते हैं कि जब दोनों इनपुट हाई होगा तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज एक भी इनपुट के लो होते ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो ये हमारे एंड गेट के बारे में डिटेल्स थी जिसको आपने समझा। अब हम बात करते हैं अपने अगले गेट की, जो है क्या, और गेट। ये हमारे और गेट का सर्किट सिंबल है। यहां पे हमारे और गेट की जो आउटपुट इक्वेशन है वो लिखी हुई है, जो होती है y इक्वल टू ए और बी। इसको हम लोग a प्लस बी बोलते हैं और पढ़ते कैसे हैं, a और b। क्या पढ़ते हैं, a और b। ये एक तरीके से लॉजिकल एडिशन है। लॉजिकल एडिशन क्या है, अभी इसकी हम थ्योरम्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे और गेट के स्टेटमेंट्स हैं कि हमारे और गेट का जो आउटपुट है वो हाई होगा अगर एक भी इनपुट हाई हुआ, और आपके और गेट का आउटपुट जो है वो लो होगा अगर सारे इनपुट क्या हो, लो हो। फिर से सुन लीजिए आप स्टेटमेंट, आपके और गेट का आउटपुट हाई होगा अगर एक भी इनपुट हाई हो। ये उसकी ट्रुथ टेबल है। चलिए देख लेते हैं। ये जो दोनों स्टेटमेंट मैंने बोले उसकी यहां पे ट्रुथ टेबल है। चलिए उसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आपका आउटपुट हाई मिलेगा, और अगर दोनों इनपुट लो हुए तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। चलिए पहले केस में देखें तो ए और बी दोनों ही जीरो हैं, मतलब दोनों इनपुट लो है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरी साइकिल में आप देख रहे हैं कि ए जीरो है लेकिन बी क्या है, 1 है। एक इनपुट हाई होते ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। 0 + 1 ये क्या होता है, 1 होता है, और 0 + 0 क्या होता है, वो 0 होता है। अब हम बात करें तीसरे साइकिल की, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए 1 है और बी 0 है। दैट मीन्स 1 + 0, अगेन ये क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक इनपुट के हाई होते ही आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। और अगर चौथे केस की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए भी 1 है और बी भी 1 है। यहाँ पे तो दोनों ही इनपुट हाई हैं तो आपका आउटपुट हाई 100% हाई होगा। 1 + 1 = 1। यहां पे ये लॉजिकल एडिशन है, इसलिए 1 + 1 = 1। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम और वेन डायग्राम की। दोस्तों वहां पे और गेट का टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपके इनपुट ए और बी हैं और आउटपुट आपका y = a + b है। मैंने क्या बोला कि और गेट का आउटपुट हाई होगा अगर एक भी इनपुट हाई हो। तो देख लेते हैं। पहली साइकिल की बात करें तो यहां पे a 0 है, b भी 0 है, दोनों ही इनपुट 0 है, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। हम बात करते हैं दूसरे साइकिल की, तो आप देख रहे हैं a तो 0 है लेकिन b आपका 1 है। एक इनपुट के हाई होते ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर हम तीसरी साइकिल की बात करें तो आप देख रहे हैं तीसरी साइकिल में कि a आपका 1 है, b आपका 0 है। यहां पे भी आपका एक इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए। अगर हम चौथी साइकिल की बात करें तो चौथी साइकिल में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका a है वो हाई है, b भी आपका हाई है, दोनों ही इनपुट आपके हाई हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। यही हमारे और गेट का क्या है, टाइमिंग डायग्राम। अगर हम बात करें इसके वेन डायग्राम की, तो हमारा और गेट क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट हाई हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। यहां देखिए ये पूरा सर्कल है जहां पे केवल ए हाई है, ये पूरा सर्कल है जिसमें जहां पे आपका बी हाई है। और अगर हम बात करें इस कॉमन रीजन की, तो यहां पे ए और बी दोनों ही हाई हैं, दोनों ही 1 है। तो इन तीनों केसेस में चाहे वो ए आपका 1 हो या बी आपका 1 हो या दोनों ही आपके 1 हो, इन तीनों केसेस में आपको आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए यूनियन बी से। इसके बाहर जहां पे ना ए है ना बी है, यहां पे आपका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। ओके, तो ये इसका और गेट का वेन डायग्राम है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट और इसकी और ऑपरेशंस थ्योरम की। चलिए सबसे पहले हम लोग और ऑपरेशंस थ्योरम देख लेते हैं। जो हमारी पहली थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि अगर आप a + a करें तो उसका आंसर a होगा। अगर आप a में a को ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, a होगा। जो आपकी दूसरी थ्योरम है वो क्या कह रही है कि अगर आप a में 0 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर a ही रहेगा। ओके, जो आपकी तीसरी थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि अगर आप a में 1 ऐड कर रहे हैं, a में अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर 1 होगा। आप 1 में कोई भी वेरिएबल ऐड कर दीजिए, उसका आंसर 1 ही रहेगा। ये हमारी और ऑपरेशन थ्योरम को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 में कोई भी वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर हम चौथी थ्योरम की बात करें तो यह क्या कहती है, यह कहती है कि a + a bar = 1।
a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप a में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करें तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे मान लीजिए अगर a की वैल्यू 0 हो और तो a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आप जानते हैं 0 प्लस 1 क्या होता है, वो 1 होता है। तो ये हमेशा ऐसा होगा कि अगर आप a में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ओके, तो ये आपकी और ऑपरेशंस थ्योरम है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्विचेज आपकी हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे स्विचेज आपकी कैसी हैं, पैरेलल हैं। और आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि अगर लॉजिक 0 दिया जाए, स्विच को लॉजिक 0 दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि स्विच आपकी क्या है, ओपन है। और अगर आप स्विच को लॉजिक 1 देते हैं, अगर आप स्विच को लॉजिक 1 देते हैं, उसका मतलब क्या है कि स्विच आपकी कैसी है, क्लोज्ड है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। दो स्विचेज हैं जो पैरेलल लगी हुई हैं और ये आपकी एक बल्ब है जो आपके आउटपुट को दिखाएगी। और आप जानते हैं कि बल्ब आपकी ग्लो तभी करेगी, बल्ब ग्लोज इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 1। जब आपका आउटपुट हाई होगा तभी आपकी बल्ब क्या होगी, ग्लो करेगी, जलेगी। चलिए देखते हैं, यहां पे आपका इनपुट A है, B है और आपका आउटपुट क्या है, Y है। चलिए पहले केस की बात करें, हमने A को 0 दिया और B को भी 0 दिया। मतलब स्विच A और स्विच B दोनों को हमने ओपन रखा है। अगर आप दोनों स्विच को ओपन रखेंगे तो आप देख लीजिए यहां से बैटरी से करंट के फ्लो होने के लिए कोई रास्ता नहीं है और आपकी जो करंट है वो बल्ब तक फ्लो नहीं हो पाएगी। तो आपकी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगी। मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इस केस में दोनों ही स्विचेज ओपन होने की वजह से जो आपका रास्ता है वो कटा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। अगर हमने क्या किया, A को 0 दिया लेकिन B को 1 दे दिया, मतलब B वाली स्विच को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। जैसे ही आप B वाली स्विच को क्लोज करेंगे, आपकी जो करंट है वो बैटरी से निकल के इस स्विच वाले रास्ते से होते हुए बल्ब में फ्लो हो जाएगी। और बल्ब में करंट के फ्लो होते ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब बल्ब आपकी ग्लो हो जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर हम तीसरे केस की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने A को दिया है 1, B को दिया है 0। मतलब स्विच A को हमने क्लोज कर दिया इस बार और B को हमने ओपन कर दिया। अब इस केस में आपकी जो करंट है वो स्विच A वाले रास्ते से को फॉलो करते हुए बल्ब से फ्लो हो जाएगी और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब हम बात करते हैं चौथे केस की, जब हमने A को भी 1 दिया है और B को भी 1 दिया है। मतलब हमने स्विच A और स्विच B दोनों को ही क्लोज कर दिया है। अब आपके करंट को फ्लो होने के लिए एक नहीं 2 रास्ते हैं, आराम से वो बल्ब से फ्लो हो जाएगी और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब आपकी जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगी। तो ये आप जानते हैं, आपके और गेट की ट्रुथ टेबल भी यही है कि अगर एक भी इनपुट हाई हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये हमारे और गेट की इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में एक्सप्लेनेशन था। जो हमारा तीसरा गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट का ये सर्किट सिंबल दिया हुआ है और नॉट गेट के जो आउटपुट की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, जहां पे A आपका क्या है, इनपुट है। अगर आपने इनपुट पे A दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट। ये जो नॉट गेट है आपके आउटपुट को इनपुट से 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है। आपका जो नॉट गेट है वो आपके आउटपुट को इनपुट से 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है, ओके। इसके स्टेटमेंट क्या है कि नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा अगर इनपुट लो है, या नॉर गेट का आउटपुट लो होगा अगर इनपुट हाई है। मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, और अगर आपका इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। मतलब जस्ट अपोजिट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम और वेन डायग्राम की। तो टाइमिंग डायग्राम को भी आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर आपका इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, और इसके वेन डायग्राम की बात करें तो ये जो पूरा सर्कल है, ये वाला सर्कल वो है जहां पे जो आपका इनपुट है A वो 1 है, हाई है। तो इसकी वजह से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस सर्कल के बाहर जहां पे A है ही नहीं, यहां पे A 0 है आपका, और इसकी वजह से आपको आउटपुट मिल रहा है। इसलिए ये वाला जो पिंक वाला रीजन है ये आपका आउटपुट देगा। जहां पे A 0 है उसकी वजह से आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये आपका वेन डायग्राम और इसका टाइमिंग डायग्राम है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो फ्रेंड्स इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिएगा। आप जानते हैं कि अगर लॉजिक 0 है, मतलब स्विच को अगर आपने लॉजिक 0 दिया है, मतलब आपकी स्विच क्या है, स्विच आपकी ओपन है।
ओके। और अगर हम बात करें कि स्विच को आपने क्या दिया है, लॉजिक 1, मतलब आपकी जो स्विच है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज्ड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं। ये आपकी बैटरी है, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, अब हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जो बल्ब है वो ग्लो तभी होगी, बल्ब ग्लोज इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 1। जब आपका आउटपुट हाई होगा तभी आपकी बल्ब ग्लो करेगी। चलिए, अगर हम a को 0 करें, अगर हमने a को 0 रखा, मतलब हमने स्विच को क्या रखा है, ओपन। अगर आप a को 0 देंगे मतलब स्विच को आपने क्या रखा है, ओपन, तो आपका जो करंट है वो इस वाले रास्ते से फ्लो नहीं होगी। अगर ये वाली स्विच आपकी ओपन है तो जो आपकी करंट है इस स्विच वाले रास्ते से फ्लो नहीं होगी, बल्कि ये करंट आपकी बल्ब वाले रास्ते से फ्लो हो जाएगी और आपकी जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। मतलब अगर आपने a को 0 किया है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर हम दूसरे केस की बात करें कि हमने a को कर दिया है 1, मतलब हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। ओके, अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो आप देख लीजिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो जो आपकी करंट है इस शॉर्ट सर्किट वाले पाथ से फॉलो हो जाएगी। जो आपका ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ है, करंट आपकी इस पाथ से फ्लो हो जाएगी, आपके बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जो आपका बल्ब है वो दोनों एंड से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने बल्ब के दोनों एंड को शॉर्ट कर दिया है तो आपकी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगी, मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो यही आपके नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे बेसिक गेट्स की चर्चा रही। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लॉज और कुछ थ्योरम्स की। तो जो हमारा पहला लॉ है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल चाहिए। ओके, कम से कम 2 इनपुट चाहिए। जो कॉम्यूटेटिव लॉ है उसको देख लीजिए। आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है वो कहता है कि आप चाहें तो a में b को मल्टीप्लाई कीजिए या b में a को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी आपका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, या फिर अगर हम दूसरी बात करें तो चाहे आप a में b को ऐड कीजिए या फिर b में a को ऐड कर दीजिए, ऑर्डर चेंज करने से आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। यही आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आपका एंड गेट और ऑर गेट आपके कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जो दूसरी लॉ है वो आपका है क्या, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को लगाने के लिए कम से कम 3 इनपुट चाहिए या उससे ज्यादा। ओके, आपका एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि आप चाहें तो पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो आउटपुट आए उसमें c को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके आउटपुट में आप b को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप चाहें तो b और c को मल्टीप्लाई कर ले पहले, उसमें जो आउटपुट आए उसमें a को मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने से जो आपका आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब आप किन्हीं भी 2 वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई करके उसका जो आउटपुट आए उसमें तीसरे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो आप देख लीजिए हमने क्या किया, पहले हमने a और b को मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, एंड गेट से हमने a और b को मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा। और फिर इसमें हमने c को मल्टीप्लाई किया, मतलब जो आउटपुट था उसका उसमें हमने c दिया, c के साथ एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। ओके, तो ये आप कैसा भी ऑर्डर कर लीजिएगा, तो ये आप कैसे भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आउटपुट सेम रहेगा। ऐसे ही आप बाकी की भी सर्किट सिंबल बना सकते हैं। अगर हम एसोसिएटिव लॉ का दूसरा स्टेटमेंट देखें तो वो क्या कहता है कि आप पहले चाहे तो a में b को ऐड कर लीजिए और इसका जो आउटपुट आए उसमें आप c को ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप चाहें तो a और c को पहले ऐड कर लीजिए और उसमें आप b को ऐड कीजिए, ये भी आपका आउटपुट सेम आएगा, इसमें इसके आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। या फिर आप चाहें तो b और c को पहले ऐड कर लीजिए और जो आउटपुट आए उसमें a को ऐड कीजिए। तीनों ही केस में जो आपका आउटपुट है वो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। अगर आपके पास 3 इनपुट हैं तो आप किन्हीं 2 इनपुट को पहले ऐड कर सकते हैं, जो आउटपुट आए उसमें आप तीसरे को ऐड कीजिए, आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। देख लीजिए हमने पहले 2 इनपुट a और c को ऐड कर लिया, a और c को ऐड कर लिया और इसका जो आउटपुट आया उसको हमने c के साथ और कर लिया, c के साथ ऐड कर लिया, उसको हमने b के साथ ऐड कर लिया। ओके,
ए और सी को आपने पहले ऐड कर लिया जिसका आउटपुट आपका ए प्लस सी आएगा, और इस आउटपुट में आप बी को ऐड कर रहे हैं तो क्या आंसर हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। तो ऐसा करने से जो आपका आउटपुट है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। बाकी की भी आप लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की। जो आपकी पहली थ्योरम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। उसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। मतलब अगर इसको हम लोग प्रूफ करें, अगर हम पहली थ्योरम को प्रूफ करें तो देख लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से चलें तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। जरा ब्रैकेट को ओपन कीजिए। अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करें तो आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। और आप जानते हैं एंड ऑपरेशंस थ्योरम से कि ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए इंटू सी ही रहेगा। इसका आंसर जो बी इंटू ए है उसको हम लोग ए इंटू बी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज करने से आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, अभी आपने देखा था। और ये आपको क्या लिखा हुआ है, बी इंटू सी। अब आप फिर से देखिए, ये जो आपके पहले दो टर्म है उसमें आपका क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस सी। यहाँ पे बचेगा आपका ए इंटू बी और यहाँ बचेगा आपका बी इंटू सी। आप जानते हैं कि वन में आप कोई भी वेरिएबल ऐड कीजिए तो उसका आंसर वन होता है। अभी आपने देखा था और ऑपरेशंस थ्योरम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल ए बचेगा क्योंकि वन प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहाँ हो गया आपका ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अगेन ये जो दोनों टर्म है इसमें आपका ए कॉमन दिख रहा होगा आपको। अगर इसको आप ए कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस बी बचेगा। और वन प्लस बी अगेन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, बी इंटू सी आपका हो जाएगा वन प्लस बी। मतलब आप वन में कोई भी वेरिएबल ऐड कीजिए उसका आंसर वन ही आएगा। तो अगेन ये आंसर, तो अगेन आप देख रहे हैं कि वन में आप कोई भी वेरिएबल ऐड करेंगे तो उसका आंसर वन ही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल ए बचेगा। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी। तो आप देख रहे हैं कि आप राइट हैंड साइड से चले थे, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आपको याद करने के लिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम ए को वन बोलें, बी को टू बोलें, सी को थ्री बोलें, ओके, तो ये क्या हो जा रहा है आपका, वन प्लस टू और वन प्लस थ्री। आप देख लीजिए, अगर हम ए को वन बोले, बी को टू बोले, सी को थ्री बोले, तो वन प्लस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री, वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री। तो ये आपका पहली थ्योरम है जिसका आपने प्रूफ देखा। अब हम बात करते हैं क्या, दूसरी थ्योरम की। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, दूसरी थ्योरम की। तो आप देख पा रहे हैं दूसरी थ्योरम में कुछ भी नहीं दिया है आपको, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए, अगर हम दूसरी थ्योरम को प्रूफ करें तो क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो आपको ब्रैकेट के अंदर जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए को दोनों ब्रैकेट के अंदर, बस। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे थ्योरम की, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो तीसरी थ्योरम हो, क्या लिखा हुआ है, तीसरी थ्योरम क्या लिखी हुई है आपको, कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसको छोड़ देना है। अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b हो, मतलब a भी दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है, उसके साथ b का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको जो a कॉम्प्लीमेंट है उसको छोड़ देना है, उसको लेफ्ट कर देना है। चलिए इसको जरा हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग प्रूफ करें तो आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, मतलब यहाँ पे b नहीं है, a के साथ यहाँ पे b नहीं है। तो b को ले आते हैं इसके साथ, तो b को इसके साथ ले आते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, a ब्रैकेट में वन प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट b। ओके, आप जानते हैं कि वन में कोई वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसका आंसर वन होता है और वन से मल्टीप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जरा इसको ब्रैकेट के अंदर, जरा इसको हम a को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू वन प्लस ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। अब आप देखिए, ये जो लास्ट के दोनों टर्म हैं
इसमें से क्या कॉमन है आपका, उसमें से आपका b कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा a कॉम्प्लीमेंट। और आप जानते हैं कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, a प्लस a बार क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a बचेगा और ये पूरा आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b था वो a प्लस b होता है। ये इसका प्रूफ भी आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर a में अगर a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b दिया हो तो जिसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है वही वेरिएबल आपका यहां लिखा हुआ मिलेगा। ओके, जो वेरिएबल आपका a यहां पे लिखा हुआ है उसी का कॉम्प्लीमेंट यहां किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उस केस में आपको जो कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म है उसको छोड़ देना है, तो लीव कॉम्प्लीमेंट इसीलिए इसको बोलते हैं। ओके, इसका प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें जो हमारा चौथा लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ आपका बोलता है कि अगर आप किसी वेरिएबल पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो आपको आंसर सेम मिलता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम बोले क्या कि a आपका कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। और अगर इसका हम एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दें, मतलब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पहले इसका आंसर 1 था, अभी क्या हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपने 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया तो आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मतलब 0 लेके चले थे और 0 ही आपको फिर से मिल गया। तो किसी वेरिएबल का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने से आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। ये हमारा क्या है, इन्वोल्यूशन लॉ। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने बेसिक गेट्स की चर्चा की और साथ में कुछ लॉज को डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ओके, चलिए, क्वेश्चन से पहले अगर आप लोग थक गए हो तो आपके लिए पेश है 2 लाइनें। अगर वो पूछ ले हमसे, कहो किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। अगर वो पूछ ले हमसे कहाँ रहते हो सामों में, तो सामों में कहाँ हम हो अगर वो पूछ ले हमसे। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ओके, चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू एक्स। आप देख पा रहे हैं ये जो आपका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका x लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से ये आपका लीव हो जाएगा। लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से ये आपको इसको छोड़ देंगे तो इसका आंसर x प्लस वाई आना चाहिए, पर आपका सिर्फ x दिया हुआ है, मतलब ये वाला आंसर आपका गलत दिया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो देख लेते हैं क्या वो सही लिखा हुआ है क्या। तो ऑप्शन बी की बात करें तो क्या लिखा हुआ है आपका, x ब्रैकेट में x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये सही लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है क्योंकि जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स बार आएगा प्लस एक्स वाई आएगा और आप जानते हैं x इंटू एक्स बार क्या होता है, वो आपका 0 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका एक्स वाई आना ही चाहिए जो कि दिया हुआ है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कि वो सही है या गलत है देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है आपका, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार। ओके, इसका आंसर इन्हें क्या बोला है, x आएगा। बिल्कुल इसका आंसर शायद सही लिखा हुआ, देख लीजिए। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें क्या बचेगा, y प्लस वाई बार, और आप जानते हैं कि y प्लस वाई बार आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x, जो कि दिया हुआ है। तो मतलब ये आपका ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्या, ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी आपका सही है या गलत देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो आपका जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डी आपका लिखा हुआ है zx प्लस जेड एक्स बार वाई। ओके, तो अगर इसमें से हम देखें तो z कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस एक्स बार वाई। और आप जानते हैं लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से इस वाले x बार को आप लीव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे इसको लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से। तो अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, अंदर x प्लस वाई बचेगा। और आप इस z को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो zx प्लस जेड वाई आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है zx प्लस जेड वाई। तो मतलब ऑप्शन बी सी डी तीनों सही लिखे हुए हैं, जो गलत लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है। और आपसे गलत पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रूल सही है।
4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और बोल रहा है कौन सा बुलियन अलजेब्रा रूल है जो करेक्ट है। जो पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है वो क्या दिया है, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ये गलत लिखा हुआ है। आपको मैंने अभी बताया था कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ओके, जबकि 1 दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। करेक्ट पूछा है तो बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी लिखा हुआ है आपका a प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें से देखें तो a कॉमन हो रहा है, 1 प्लस बी बचेगा, और आप जानते हैं 1 में आप कोई वेरिएबल ऐड कीजिए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका आंसर सिर्फ a आना चाहिए, पर इसका आंसर क्या दिया है इसने, a प्लस बी, मतलब ये वाला आंसर भी इसने गलत दिया हुआ है। तीसरा जो ऑप्शन सी है, जरा इसको देखिए, ऑप्शन सी क्या आपका है, आपका ऑप्शन सी है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यस, ये करेक्ट लिखा हुआ है। कौन सा, लीव कॉम्प्लीमेंट मेथड, लीव कॉम्प्लीमेंट मेथड से जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। बाकी आपके जो पहले 2 ऑप्शन लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। अगर ऐसा ही ऑप्शन डी की बात करें, क्योंकि ये भी फिर गलत होगा, अगर ऑप्शन डी देखते हैं क्यों गलत है, तो अगर हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू ए हो जाएगा प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, और अगर इसमें से हम लोग अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी। अब अगर हम लोग इसमें से ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इसमें, 1 प्लस बी, और ये सिंप्लीफाई होके आपका आएगा सिर्फ ए, क्योंकि बी में आप अगर आप 1 में कोई वेरिएबल ऐड करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, ए आ रहा है, पर यहाँ बी दिया हुआ है तो ये भी गलत लिखा हुआ है, तो जो आपका आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक लॉज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपने सिंप्लीफाई किया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोल रहा है कि आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है a प्लस ए बार बी, और बोल रहा है कि उसका वेन डायग्राम बताइए। क्या बोल रहा है कि a प्लस ए बार बी एक बुलियन एक्सप्रेशन है, आपका a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपको वेन डायग्राम बताना है। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप जानते हैं लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, जो कि किसका आउटपुट है, और गेट का, ये आपके और गेट का आउटपुट है, ओके। ये आपका लीव कॉम्प्लीमेंट से हट जाएगा, लीव कॉम्प्लीमेंट मेथड से ये आपका हट जाएगा। यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है, तो लीव कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से आप इसको हटा देंगे, ए को, ए बार को, ओके। तो आप देख लीजिए और गेट का वेन डायग्राम कैसा होता है। आप जानते हैं अगर ए हाई हो तब भी आपका आउटपुट हाई आएगा, बी हाई हो तब भी आपका आउटपुट हाई आएगा, और अगर ए और बी दोनों ही हाई हो तो भी आपका आउटपुट हाई आएगा। तो ये आपका और गेट का वेन डायग्राम होता है, ओके, ये आपके और गेट का वेन डायग्राम होता है। तो आप देख लीजिए कि चाहे ए हाई हो, चाहे बी हाई हो, और चाहे ए और बी दोनों हाई हो, इन तीनों केसेस में आपका आउटपुट हाई आता है, तो आपका आंसर ए जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये जो आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो शेडेड रीजन्स हैं उसके लिए आपको आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है। तो देख लीजिए इसमें 3 शेडेड रीजन है। पहला रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरा रीजन है, और ये तीसरा रीजन है। अगर हम बात करें पहले रीजन की, तो पहले रीजन में आप देखिए कि इसमें ए है, सी है, बी आपका नहीं है, बी आपका सिर्फ यहीं तक है, ओके। तो इसमें ए है, सी है और बी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए, बी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट, और सी है तो सी लिख दिया, ओके, ओके। तो जो वेरिएबल नहीं है इसमें उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, और जो है उसको नॉर्मल लिखेंगे, ओके। वैसे हम बात करते हैं क्या, इस रीजन की, रीजन नंबर 2 की। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए है, बी है, लेकिन यहां पे सी नहीं है, सी यहीं पे खत्म हो जा रहा है। शेडेड रीजन में सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है तो सी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर हम रीजन 3 की बात करें तो रीजन 3 यहां पे देख लीजिए, यहां पे बी है, सी है, लेकिन ए आपका जो ए वाला सर्कल है वो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ओके। ए वाला सर्कल इस शेडेड रीजन में नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट, और बी और सी है तो बी और सी को नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, मतलब तीनों आंसर को जोड़ें, तो आपका हो जाएगा ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, ये तीनों को जोड़ लीजिए तो ऐसा आंसर आपका सिर्फ बी पार्ट में दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है कि जो वेरिएबल आपके उस शेडेड रीजन में है उसको 1 लेना है, और जो नहीं है उसको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ओके, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है
जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो ढेर सारी स्विचेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी मिनिमम बूलियन एक्सप्रेशन कौन सी होगी या कैसी होगी वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जब आपकी स्विच, अगर आपकी स्विच क्या है, सीरीज में होती है तो वो एंड गेट वाला ऑपरेशन होता है। मतलब स्विच सीरीज में होती है तो वो आपका एंड गेट का ऑपरेशन होता है, और अगर आपकी स्विच पैरेलल होती है तो वो आपका क्या है, वो आपके और गेट का ऑपरेशन है। ओके, मतलब वेरिएबल्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप देखें तो इसमें 3 पाथ है। पहला पाथ तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। ओके, आपके यहां पे 3 पाथ दिए हुए हैं। हमको इसके आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला पाथ है यहां पे, ये जो पहला पाथ है P1, P2 और P3। चलिए देख लेते हैं, यहां पे आपके पास 3 मेन पाथ हैं, एक P1, P2 और P3। आप जानते हैं कि अगर हम P1 पाथ की बात करें, अगर हम पहले पाथ की बात करें P1, तो उसमें जो स्विच B और C बार हैं ये पैरेलल हैं, मतलब इसके ऊपर और ऑपरेशन लगेगा, मतलब दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कर लेते हैं ऐड, B प्लस C बार ऐड कर लिया, ये और ऑपरेशन था। तो आप देख पा रहे हैं कि B और C बार क्या है, पैरेलल है, तो ये और ऑपरेशन के थ्रू ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए C को, ये जो C है इस कॉम्बिनेशन के क्या है, सीरीज में है, मतलब इसके साथ जो आपका A है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सीरीज में है तो एंड ऑपरेशन होगा, मतलब दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसे ही हम बात करें क्या, पाथ 2 की, दूसरे पाथ की बात करें तो इस पाथ में एक तो A बार है और दूसरा B है, ये दोनों स्विचेज हैं और दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका, A बार B। और अगर हम बात करें पाथ 3 की, तीसरे पाथ की बात करें, मतलब P3 की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कि A और B बार ये दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब ये और ऑपरेशन है। देख लेते हैं, A प्लस B बार पैरेलल ऑपरेशन है, और उसके साथ जो C है वो सीरीज में लगा हुआ है, तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आपसे बोल रहा है आउटपुट के लिए, तो ये तीनों पाथ की वैल्यूज को आपको ऐड करना होगा। तो जो आपका आउटपुट होगा वो देख लीजिए, A ब्रैकेट में B प्लस C बार प्लस A बार B प्लस A प्लस B बार इंटू C, ये आपका आउटपुट होगा। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सबको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये A इंटू बी प्लस A इंटू सी बार प्लस A बार इंटू बी प्लस A इंटू सी प्लस B बार इंटू सी। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आया। अगर हम देखें इसमें तो आप देख पा रहे हैं कि इस पहले टर्म और तीसरे टर्म में क्या कॉमन है, B कॉमन है। ले लेते हैं B कॉमन। अगर आप B कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, यहां बचेगा A और यहां बचेगा A बार। ओके, वैसे ही अगर हम देखें तो इस दूसरे टर्म और इस चौथे टर्म में क्या कॉमन है, इसमें आपका A कॉमन है, तो A कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे, C बार बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, C बचेगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, B बार C। ओके, अब आप जानते हैं, कि A प्लस A बार क्या होता है, 1 होता है। C प्लस C बार क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा आपका A, और यहाँ पे हो जाएगा आपका B बार C। अगर इसको हम और ऊपर ले जाकर सिंप्लीफाई करें तो आप देख लीजिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या लिख सकते हैं हम उसको, A प्लस B बार C। और अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स को देखें तो इसमें से क्या, कौन सा रूल लग रहा है, लीव कॉम्प्लीमेंट वाला। B लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट है जो C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लीव कॉम्प्लीमेंट से इसको हम लेफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। ये जो B प्लस B कॉम्प्लीमेंट C था वो B प्लस C हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ये क्या है, एक 3 इनपुट OR गेट का आंसर है। ये क्या है, A प्लस B प्लस C आपका एक 3 इनपुट OR गेट का आंसर है। तो आप देख लीजिए ये क्या आंसर आएगा इसका, एक 3 इनपुट OR गेट, मतलब एक OR गेट जिसमें 3 इनपुट है। अगर एक को इनपुट A दिया, एक को B दिया और तीसरे इनपुट को C दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा Y, वो क्या हो जाएगा, तीनों वेरिएबल को ऐड कर देगा, A प्लस B प्लस C। तो ये आपका 3 इनपुट OR गेट का आउटपुट है। ओके, तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन स्विचेस को, आप अगर आपको प्रॉपर बेसिक जानकारी है तो आपको कितनी भी स्विच दे दे, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज रिडंडेंट, मतलब इसमें से कौन सा गेट आपका है जो रिडंडेंट है। ओके, मतलब आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा गेट है जो रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब अगर उस गेट को हम हटा दें तब भी आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। और रिडंडेंट से मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम उस गेट को इस सर्किट से हटा दें तब भी आपका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं कौन सा गेट इसमें रिडंडेंट है। तो आप देख लीजिए, ये जो पहला गेट है और जो पांचवा गेट है, ये दोनों कौन से गेट हैं? ये दोनों नॉट गेट हैं। पहला और पांचवा गेट क्या है आपके? नॉट गेट हैं। दूसरे और तीसरे गेट क्या है आपके? एंड गेट है। ओके, और अगर इस चौथे गेट की बात करें तो ये आपका और गेट है। ओके, आप जानते हैं नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट करेगा वेरिएबल को, एंड गेट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा और गेट वेरिएबल्स को ऐड करेगा। तो देख लीजिए, जो ये गेट 1 है इसका इनपुट क्या है? W, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? W बार, यहां भी और यहां भी। ओके, ये X गेट नंबर 2 को डायरेक्टली दिया गया है, लेकिन गेट नंबर 3 को नॉट गेट से पास करा के दिया गया है, तो यहां पे X बार आ जाएगा। ओके, अब हम बात करें गेट नंबर 3 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा क्या? तीनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, तो X बार और Y इंटू Z। ओके, तो ये आपका गेट नंबर 3 का आउटपुट है। गेट नंबर 2 का आउटपुट क्या होगा? एक तो X होगा और एक W बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो जो आपका गेट नंबर 4 है वो कौन सा गेट है? वो आपका और गेट है। और गेट क्या करता है? सारे इनपुट को ऐड कर लेता है। तो इसके पास 3 इनपुट हैं, W बार है, XW बार है और X बार YZ है। ये 3 इनपुट है और गेट का, तो तीनों को वो ऐड कर देगा। तो जो आपका F आएगा, आपका जो F होगा वो क्या होगा? वो होगा W बार प्लस XW बार प्लस X बार YZ। ये आपका आउटपुट होगा। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन है आपका? W बार कॉमन है, कर लेते हैं W बार। यहां पे आपका क्या बचेगा? यहां आपका बचेगा 1 प्लस X बार YZ। अगर इसको देखें तो 1 में आप कोई वेरिएबल भी ऐड कर दीजिए, 1 में आप कोई वेरिएबल ऐड कीजिए, उसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा W बार प्लस X बार YZ। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका फाइनल आउटपुट आया है वो क्या है? W बार प्लस X बार YZ। तो आप देख पा रहे हैं कि इनपुट पे W बार तो यहां से मिल जा रहा है और X बार YZ गेट नंबर 3 से मिल जा रहा है। तो जो आपका ये वाला इनपुट दिया है आपने, ये वाला जो आपने इनपुट दिया है XW बार, ये आपके आउटपुट पे मिल ही नहीं रहा है। मतलब अगर ये वाला आउटपुट ना भी हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर गेट नंबर 2 ना भी होता तब भी हमें आउटपुट सेम मिलता। तो जो आपका गेट नंबर 2 है ये रिडंडेंट है। तो गेट नंबर 2 जो आपका है, गेट 2 जो आपका है वो क्या है? अननेसेसरी लगा हुआ है, वो आपका क्या है? रिडंडेंट है। रिडंडेंट है मतलब इस गेट को लगाने से आपकी सर्किट में एक तो कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि ये गेट आपने खरीद के लाके लगाया इसको, दूसरा ये लगा हुआ है तो पावर कंज्यूम करेगा, साथ ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने में कुछ टाइम भी लेगा, तो ये सर्किट को धीमा भी कर देगा। तो ये गेट आपका रिडंडेंट लगा हुआ है, अगर इसको हम हटा भी दें तब भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम मिलेगा। ओके, तो गेट नंबर 2 क्या आपका है? रिडंडेंट है, मतलब आंसर आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो ये हमारे बेसिक गेट पे चर्चा रही, जिसमें आपने सारे बेसिक गेट्स के बारे में जाना, कुछ लॉज और थ्योरम्स के बारे में जाना, साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपने समझा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो ट्रैक मी के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।